वैसे तो आपको पता है हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लर्न किया है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसको हम उल्टा भी लर्न कर सकते हैं, वहां से यहाँ की तरफ। रवि मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, तो रवि का कुछ भी ले लो, रवि मे आई विजिट योर का यू, एक्स और गर्लफ्रेंड का जी, तो ऐसे आपको याद रहेगा। हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। बार बार कमेंट्स में आ रहा है मैम हर तरफ सन्नाटा है, चुप्पी है, बहुत टेंशन है, फिजिक्स का पेपर है, तो अब इस चीज को भी दूर करते हैं। सम मोर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट नॉट गिवन बाय द काउंसिल। In this first numerical, uniform meter rule of weight 1.5 न्यूटन, जो कि आपने देखा मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा दिया, जब भी वेट होगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाना है। शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। शो द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, आपको रीडिंग बतानी है स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो कि 20 पे लगा हुआ है आपके पास। तो पहला पार्ट ये है। सेकंड में कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिवट ऑन द मीटर रूल, तो सेकंड पार्ट के लिए तो हम पहले कर लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिवट ऑन द मीटर रूल मींस यहाँ पर आपका आया हुआ है, ये पाइवट पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो अपवर्ड फोर्स जितना भी पाइवट पे लग रहा है वो उतना ही होगा जितना डाउनवर्ड फोर्स रूल के ऊपर लग रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स रूल के ऊपर कितना लग रहा है, जितना उसका वेट है, तो ये 1.5 न्यूटन जो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1.5 न्यूटन। तो क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम में दिखाया हुआ है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द पाइवट ऑन द मीटर रूल इज 1.5, जितना उसका वेट होता है वही, और अगर वो 50 पे ही है, इक्विलिब्रियम पे ही है, सेंटर पॉइंट पे है, तो वही रहेगा। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग लेनी है, तो इसके लिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इसमें क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, F इंटू डी। एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा, इसको देखिए ध्यान से, ये वाला जो ग्राम में दिया हुआ है दिस इज ऐसे जाएगा, और जो स्प्रिंग बैलेंस का लेंगे वो आपका आएगा तो ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका ये है, और सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं पहले, 50 एंड माइनस ये वाला 10 पे है, तो 50 माइनस 10, इस पे वेट कितना है 600, बट क्योंकि ये ग्राम में है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज के लिए आपके पास यहाँ से डिस्टेंस कितना है 50 माइनस 20, और ये हमने बताना है, तो यहाँ पर इसको हमने सपोज कर लिया F ही है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, जितना आ जाएगा यहाँ से 0.6 इंटू 40 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू, मतलब F आ गया, F इज इक्वल टू, बस इसको कैंसिल करना है आपने, कैंसिलेशन ध्यान से करनी है, यूनिट्स ध्यान से चेक करने हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लेंगे भी तो इस डेसिमल को भी हटा सकते हैं आप, 10 ले लें अगर इजी कैलकुलेशन के लिए, 2 आ गया, 4 to 8 और 0, 8/10 बन रहा है, 8/10 इज इक्वल टू 0.8, लेकिन हमें चाहिए क्या है फोर्स, और हमारे पास आया क्या, अभी यहाँ हमने इसको केजी में कन्वर्ट किया है, तो ये केजी आ रहा है, जबकि हमें पता है यहाँ से F का आंसर होना किस में चाहिए, M इंटू जी में। F का फॉर्मूला M इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, आपको पता है, तो मास आ गया 0.8 और एक्सीलरेशन 10 है, तो अगर हम यहाँ पर ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 8। अब हमारे पास ये न्यूटन में आएगा, क्योंकि हमें शो करना है कि स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग कितनी है, और स्प्रिंग बैलेंस डायरेक्टली न्यूटन में ही रीडिंग देता है, तो ये आएगा। बाकी आपको क्वेश्चन में अगर गिवन होगा जी कितना लेना है तभी आपने 10 लेना है, अगर गिवन नहीं है तो यू कैन टेक 9.8 ओनली। In next question from sound, Neil says hello loudly in a large hall and he repeats the same in front of a distinct cliff. Show alongside is a graph of sound pressure. This is sound pressure level and time in both cases. मतलब इस एक्सिस पे टाइम है, आपको पता है ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है तो टाइम ये आता है। Time in both cases. Which of the figures represent as echo and explain your answer? तो इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि echo की फिगर कौन सी है और दूसरी कौन सी है? फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है कि आपके पास डिस्टिंक्ट आवाजें आ रही हैं, रेपिटेशन हो रही है बट डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट है इट मींस ये कौन सी हो जाएगी, echo हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो echo ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी साइड में आप देखिए कि एक के बाद एक आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रही है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, और ओरिजिनल साउंड सीज नहीं हुई है, तो ओरिजिनल साउंड सीज होने के बाद जो आवाज आई है वो echo होती है। Our keyword in the echo definition is after the original sound has ceased, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने करना है। तो second one is reverberation and first is the echo. Next question again from principle of moment. A uniform beam is pivoted at its center. The beam is balanced by 3 weights in the position. आपको दिख रहा है यहाँ पर एक वेट है, दूसरा वेट है और तीसरा वेट है, 300, 350 और 100 न्यूटन के हैं। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी, यहाँ पर मार्किंग है ऑलरेडी, डी हमारा ये लेंथ है जो इस वेट के लिए है, यहाँ से दिया हुआ, बाकी इधर का 0.4 है, उधर का 0.5 है और वो कंप्लीट है।
तो अब हमें बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी। तो आपको पता ही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर से फलक्रम यहाँ है, फलक्रम यहाँ है, तो इट मींस ये कौन सा आ जाएगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपने पूरी लाइन लिखनी है, शॉर्टकट नहीं मानना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन आना है वहां पर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है, दिस इज 300 इंटू 0.4 इज इक्वल टू, उस तरफ का देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉकवाइज है। दो लेने के लिए हमें क्या करना है, पहला है 350 सब न्यूटन में है, तो डी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नेक्स्ट इज 100, और इसका डिस्टेंस अगर फलक्रम से नहीं होता, सपोज यहाँ पर ये मैंने लिया 0.5 और डी यहाँ पर है, तो इट मींस ये पूरा 0.5 है। अगर मान लो ये डिस्टेंस इतना गिवन होगा पेपर में, तो आपने इसको 0.5 प्लस डी लेना है, क्योंकि वी हैव टू टेक ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फलक्रम ओनली। लेकिन इस केस में ये पूरा 0.5 यहीं तक है, तो वी विल टेक 100 इंटू 0.5। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 12 है, 100 होगा 120 हो गया, 350 डी, देन नेक्स्ट यहाँ पर फिर कितना होगा 500 होगा, लेकिन 50 रह जाएगा डेसिमल लगाने के बाद। तो इट मीन्स 350 डी इज इक्वल टू 120 माइनस 50 मीन्स 70। तो डी इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 350, इट मीन्स 1/5, इट मीन्स 0.5 कितना है, एक डेसिमल लगेगा 10 हुआ 0.2, तो आपके पास ये 0.2 आ जाएगा। और हमें 0.20, क्योंकि हमें बाकी चीजें भी सब मीटर में दी हुई हैं, तो मीटर में ही लेना है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, न्यूटन में है तो न्यूटन में, केजीएफ में तो केजीएफ में। यू हैव टू सी ऑल दिस यूनिट्स, क्योंकि न्यूटन, केजीएफ और ये सब एक ही चीज है, लेकिन जिसमें दिया है उसी में देना है, वो इजी रहेगा और वो करेक्ट भी होगा। In this question, a car travels at a constant speed along a circular horizontal path. Which statement describe the forces acting on the car? यहाँ पर आपको शो किया गया डायग्राम में, away from the center, towards center. This is the path of the car. It means it is showing anti-clockwise direction. और ये आपका direction of travel है, इस तरफ से ऐसे आ रही है, ऐसे ये जा रहा है। In option A, they have written they are balanced as the car is moving at a constant speed. खड़ी थोड़ी है तो बैलेंस थोड़ी हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड ठीक है लेकिन बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट है दे आर अनबैलेंस्ड विद द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर नहीं जा रहा, तो वो भी नहीं है। थर्ड इज दे आर अनबैलेंस्ड विद द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द कार, तो अगर यहाँ पर बैलेंस्ड हो जाएंगे तो इन द ट्रेवल ऑफ द कार की डायरेक्शन में भी वो नहीं रह सकता अनबैलेंस्ड। फिर लास्ट आता है दे आर अनबैलेंस्ड विद द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में आ रही है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और वो अनबैलेंस फोर्स है इसीलिए वो मूव कर पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू से लिया है, वो उसी में सबसे ज्यादा ट्रिक मिलने वाली है। नेक्स्ट भी हमारा उसी से एमसीक्यू से ही है, लेकिन हम उसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ मास, इसका मास हमें गिवन है 60 kg, मास ऑफ स्टूडेंट इज गिवन एज 60 kg, climb some step, he travel a horizontal distance of 2 meter and a vertical distance of 1.5, इधर 2 दिखाया उधर 1.5 भी दिखाया। The gravitational field strength G is 10 न्यूटन पर kg, G की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 न्यूटन, और जब पर केजी में होती तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब हमें कौन सा लगाना है, जब भी हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो इट मींस हमें यहाँ पर mgh ही लगाना है। अब मास 60 है, g की वैल्यू 10 है, h हम कौन सा कंसिडर करेंगे, जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमें टोटल हाइट देखना है, जहां से भी मिल रही है हमने टोटल हाइट देखनी है। यहाँ पर कितना आ गया 1.5, फिर 1.5 को 10 से करोगे तो इट मींस 15 हो गया, 15 6 90 और एक और 0 आ जाएगी। अब वर्क डन है तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 900 जूल। हालांकि एमसीक्यू की फॉर्म में ये 90 120 आपको बाकी क्लॉज ऑप्शंस दी हुई हैं, बट 900 जूल इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डायग्राम में मसल एंड बोन इन ए पर्सन्स आर्म दिखाया गया है, हैंड होल्ड्स ए वेट ऑफ 40 न्यूटन का वेट होल्ड किया हुआ है, यानी ये यहाँ पर लोड आ गया हमारे पास 40 न्यूटन का। और आपको पता है कि ये वाला पिक्चर हम किसके अंदर देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में से लिवर का कौन सा टाइप हो जाता है, दिस इज थर्ड। एल्बो एक्ट एज ए पाइवोट, यहाँ पर एल्बो आ गया यानी ये पाइवोट हो गया। टेंशन इन द मसल कीप्स द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म हॉरिजॉन्टल, यानी इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आ गया यहाँ पर हमारा एफर्ट लग रहा है, ये पॉइंट हमारा एफर्ट का आता है। तो इट मींस अगर हम इसको नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा फलक्रम है, यहाँ पर हमारे पास एफर्ट है और उस तरफ हमारे पास लोड है,
तो अब आपको पता लग गया FEL है, मतलब E सेंटर में, इट मींस ये हमारा क्लास 3 हो गया, क्योंकि इसमें ये भी पूछ ही सकते हैं कि कौन सी क्लास है, और वैसे भी वो पता होगा तभी आप क्वेश्चन ठीक से कर पाएंगे। पूछा क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द मसल ड्यू टू द लोड। अब हमें डिस्टेंसेस भी गिवन है और हमने ये बताना है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू डी एल इज इक्वल टू E इंटू डी ई। अब कितनी कितनी वैल्यूज गिवन है, डी ये जो अपने एफर्ट आर्म की है, यानी कि फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस यानी 5 सेंटीमीटर है, तो वो हमने एफर्ट तो हमने निकालना है, तो E इंटू डी ई कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में तो हम कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बट आप अगर करना चाहते हो तो आप कर लो, आप 100 से डिवाइड कर लो कि मीटर में आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट साइड में आपके पास यहाँ पर लोड कितना दिया हुआ है, लोड इज 40 न्यूटन, तो 40 है और साथ में उसके साथ डिस्टेंस कितना है, फलक्रम से देखना है आपने, फलक्रम से कितना डिस्टेंस आ रहा है लोड का। और बाई चांस इन्होंने फलक्रम से दिया हुआ था, ये तो लाइन मैंने इसके ऊपर डाली है, अगर यहां से दिया होता तो हम 35 + 5 करते। ध्यान से ये चीजें देखने, इसी में गलती होती है। अभी तो ये डायरेक्टली हमें फलक्रम से ही गिवन है, तो हमें पता है कि यही डीएल है, लेकिन अगर ना होता तो हमें 35 + 5 करना है, इसीलिए लीवर के हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी रहता है, नहीं तो हम गलत कर देते हैं। अभी तो यहाँ पर हमारे पास 35 ही आ जाएगा, और यहाँ वो भी हमारे पास सेंटीमीटर में, तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे तो एक बस कैंसिल ही होने के लिए होता है। तो E इज इक्वल टू 40 है, 35 है और डिवाइडेड बाय 5 आ गया, 5 7 जा तो कितना हो गया, 7 4 जा 28, तो ये 280 आ गया आपके पास। हमने क्या निकाला है, और हमारे पास गिवन यूनिट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, किसमें है, न्यूटन में है, तो ये भी किसमें आ जाएगा, 280 न्यूटन, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। लिवर के न्यूमेरिकल्स भी हमारे सिलेबस में है, तो हमें करने हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, बट अब मुझे जो थोड़े टिपिकल वाले लग रहे हैं वो मैंने इसके अंदर कंपाइल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड चैप्टर, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, हम लगा रहे हैं, पुल्स ए क्रेट ऑफ वेट 500 न्यूटन, क्रेट का अपना वेट 500 न्यूटन है, एट ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ रैंप एज शोन, आपके पास रैंप यहाँ बनी हुई है, पार्ट ऑफ वर्क डन इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी हैव टू डू द अप्लाई द फॉर्मूला mgh ऑफ द क्रेट, एंड रेस्ट इज द वर्क डन W अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब 2 न्यूटन में फोर्स है, 2 हाइट है, अब ये डिस्टेंस है, यहाँ हाइट आ गई, ये डिस्टेंस है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वैल्यूज बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने उसको समझना है, और हमें इस तरह का टेबल दिया है कि E जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और W जो है यहाँ पर ये फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो वो दोनों की वैल्यू आपको चूज करना है, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको टिक करना है आपने। तो एमसीक्यू कही है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ E एंड W, E पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्रेट एंड रेस्ट इज द वर्क डन W अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर पहले पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला वैसे तो पता ही है कि mgh है, यहाँ पर mg की डायरेक्ट के हमारे पास न्यूटन में वैल्यू है, न्यूटन फोर्स में, फोर्स का यूनिट है, तो इसलिए हमें डायरेक्टली लगाना है, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा 500। और हमेशा जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है हम स्ट्रेट वाली हाइट को लेते हैं, तो इट मीन यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया 1500 पोटेंशियल एनर्जी है, तो जूल में ही आएगा, और ये इन्होंने इसको E अल्फाबेट से शो किया है, तो मींस E का हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। नेक्स्ट हमें बताना तो अगेंस्ट फ्रिक्शन है, लेकिन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए हमें पहले नॉर्मल वर्क डन निकालना पड़ेगा, जो इसको क्रेट को ऊपर लेके जाने में लग रहा है, यानी हमें F इंटू एस करना है। अब इस केस में F कितना है, 400 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्टेंस कितना है उसमें हम ये डिस्टेंस लेंगे। तब आप इस चीज को समझो, अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो हमें यही लेना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए अंदर थीटा दिया है, लेकिन हमें थीटा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा डायरेक्शन तो फोर्स का वही है, तो थीटा नहीं लेना हमने। तो यहाँ पर 400 इंटू 5 हो जाएगा, इट मीन्स ये 520 आपके पास आ गया 2000। अब ये भी क्या है, जूल ही है। अब हम यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये डायरेक्टली जा रहा है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है, बाकी है फ्रिक्शनल एनर्जी, जो कि 500 जूल एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। अब इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, E इज इक्वल टू 1500 और W का बोला उसने, W इज इक्वल टू, ये W डैश से शो किया है, तो W डैश हो गया 500 आ गया, तो इट मीन हमारा A कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन दिस केस। सेकेंड फिगर में आपके पास स्टेशनरी फेयर ग्राउंड साइड है, सॉरी राइड है, स्टेशनरी फेयर ग्राउंड राइड शो किया है विथ 4 चेयर्स ऑफ इक्वल मास। 4 चेयर्स दिख रही हैं, A B, यहाँ पर C है और D है, मास सबका इक्वल है और वो अभी स्टेशनरी है।
विच चेयर हैज द मोस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने आपको सिर्फ यही समझाने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाइट पे। जिसकी मैक्सिमम हाइट है, मास सबका सेम है, तो एम जी एच, जी सेम है, मास सेम है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी बहुत सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर इसकी हाइट सबसे ऊपर है, तो इसलिए ए की ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन देख के अगर हमने पहले से देखे होते हैं तो पेपर में सॉल्व करने के लिए इजी होता है। दैट इज वाई मैंने इनको कंपाइल करके यहाँ पर आपके सामने कर रही हूँ सॉल्व। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a large hook, you can see this is a large hook, sticks into a pencil. The hook and the pencil are balanced on the edge of a table as shown. Where is the center of gravity of the hook and the pencil lies? अब पेंसिल वैसे तो इस पॉइंट पे बैलेंस है, तो अब हुक यहाँ पर है, इट मीन्स होना कहाँ चाहिए, बैलेंसिंग हमेशा कहाँ जाके बैलेंस होती है, जहां हमारा दोनों तरफ का वेट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो वेट किस तरफ ज्यादा है, इधर से इसका साइज पतला है और इधर से आपको दिख रहा है ब्रॉड है, इट मींस इस हुक का मैक्सिमम वेट इधर ही है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं जो गिवन है, ए पे तो नहीं हो सकता, बहुत पतला है, इसमें इस तरफ हुक का वेट ज्यादा नहीं है, मास ज्यादा नहीं है। सी का पॉइंट जो आएगा वो हुक पे भी आ रहा है और इधर हमारा ब्रॉड पोर्शन होने की वजह से मास इधर का ज्यादा है, तो इट मींस इस पॉइंट पे हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर सकते हैं। बिकॉज हम सिर्फ इतना लिखेंगे सी पॉइंट पे है और ये हैवियर पार्ट है, बस इसलिए हैवियर पार्ट इधर वाली साइड आ रही है। जैसे आपको अभी कई बार यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म स्केल आ जाता है, तो सर हम ये देखते हैं ना कि ये वाला पार्ट ज्यादा हैवी है, इसे दूसरा पार्ट जो है वो उतने ही डिस्टेंस में हमारा कम आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, अ स्टूडेंट बैलेंसेस ए नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ऑन ए पाइवोट। यहाँ पर आया है, ये पाइवोट पे हम है तो आपको दिख ही रहा है, नॉन यूनिफॉर्म ही आ गया। टू डू दिस वेट इज सस्पेंडेड नियर द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर है, वेयर इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सेंटर कहाँ होगा, कोई भी चीज जब बैलेंस हम करते हैं वो किधर की तरफ गिरती है। अगर मैंने नॉर्मल उसको फलक्रम पे रखा, वो किस तरफ गिरेगी, जहां से उसका भार ज्यादा होगा। इट मीन्स इधर से भार हल्का था, हमने हुक लगाई है, ऊपर था तो मैंने हुक लगाई ना कि वो नीचे आ जाए, तो ऊपर था और हुक लगाई नीचे आया, यानी कि हुक लगाने पे बैलेंस हुआ। इट मींस इसका वेट उधर ज्यादा था तभी तो ये ऊपर जा रही थी, अनबैलेंस्ड होगा तभी तो ऊपर जाएगी, जो चीज भारी होगी वो नीचे जाएगी। तो इट मींस इसको बैलेंस करने के लिए, तो इनमें से किस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए, तो डी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो उसका ब्रॉड पार्ट है। तो इसीलिए हैवियर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमारा डी की तरफ आएगा। तो इस केस में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी डी पे। ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लिया है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आना है। अब बाद में ये मत कहना कि आपकी वीडियो का नहीं आया, क्योंकि इसमें तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमने कोशिश करी है। अब फोर्स एफ कॉजेज ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज द फोर्स एफ, ठीक है। अब ये लग रहा है आपके मोमेंट ओ के लिए, यानी कि यहाँ पर। अब इसके साथ हमने लेना है, किस तरह से लेंगे, एल शेप बार है आपको दिख ही रही है। द फोर्स एफ एक्ट्स एट ए पॉइंट पी। अब यहाँ पर जो फोर्स एफ लग रहा है यहाँ से ये पी पे लग रहा है, यहाँ इस तरफ इसका एरो यहाँ से है। अब हमेशा जब भी हम लेते हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो अब ओ का इस पी से, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको इग्नोर करो, सिर्फ ओ और पी को देखो कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर ओ इस पॉइंट पे आ रहा है तो पी से नीचे अगर मैं लाइन लेके आती हूँ तो ये डिस्टेंस है ना इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम लेते हैं तो एफ तक का, इन तक का, तो ये कितना डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर D2, क्योंकि हमेशा हम इसके लिए क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर बन रहा है, इट मींस ये डिस्टेंस हो गया। मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस को, कि और भी डिस्टेंसेस गिवन है कंफ्यूज करने के लिए, D1 D3 D4 D2 बहुत सारे हैं, तो हमने FD2 लेना है। तो ये FD2 पे ही बैलेंस हो जाएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे उन्होंने, जो आपको करेक्ट लगेगा वो आप करोगे। इट मींस FD2 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O is F into D2 because FD2 is the perpendicular distance from the pivot point। तो इसमें ये जरूर मेंशन करना है, क्योंकि हमने जहां से लिया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है पाइवट पॉइंट से। तो ये पाइवट पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर ही आएगा, तो इसलिए ध्यान से ये चीज देखने की वो कहां से आ रहा है फोर्स। In this question, a decorator uses a screwdriver as a lever to open a tin of paint. The edge of the tin acts as a pivot. What is the clockwise moment of the screwdriver about the pivot? और बड़े मजे से एंटी, अब जब हमको आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हमें यहाँ पर सीधा सीधा डी भी दिया, एफ भी दिया। मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे ये हो गया क्लॉकवाइज, और वहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि पूछा हमसे क्लॉकवाइज है, लेकिन लगाना कहाँ है, लगाना जब आप किसी चीज को खोलते हो, आप ऐसे ऊपर करते हो, ये चीज ये भी क्लॉकवाइज ही आएगा, ये भी क्लॉकवाइज आएगा, ये कंसिडर नहीं होगा उसमें, ये कंसिडर होगा। इसका कितना डिस्टेंस है, इसका सिर्फ 0.7 है,
और इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम वो वाला लेंगे, क्योंकि फोर्स तो हम वहीं से लगा रहे हैं, एफर्ट तो उसका हाथ वहीं पे ही है, तो इसलिए। तो नाउ इन दिस केस क्लॉकवाइज मोमेंट हमने लेना है, जिसका फॉर्मूला सिर्फ F इंटू डी वी हैव टू अप्लाई। F कितना हो जाएगा, F तो वही है जो वो यहाँ से एफर्ट लगा रहा है, इट मीन 150, लेकिन D हमने सिर्फ ये वाला कंसिडर करना है 0.7, और वो सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 आएगा, और एक और लगाएंगे क्योंकि हमें डेसिमल भी हटाना है, तो 1050 और डिवाइडेड बाय 1000, इट मीन 1.05 न्यूटन मीटर का यहाँ पर आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा, जो कि हम इसके अंदर शो करना था। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास, वैसे तो आप ऐसे बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास एयर इंटरफेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मींस गिवन है, इट मींस यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आपको पता है जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, इक्वल टू क्रिटिकल होता है तो R90 होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाएगा तो TIR होने, तो ऊपर तो जानी नहीं है, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी की सारी लाइट इसी मीडियम में आएगी। तो इसमें से कौन सा एंगल है जो जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ इसमें अप्रोक्सीमेट इक्वल एंगल बन रहा है, तो यहाँ I इज इक्वल टू R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली ये बी वाले के साथ फॉलो हो रहा है, तो हमने आंसर में क्या लिखना है, बी रे इज अवर करेक्ट आंसर, जो भी ऑप्शन नंबर पे दिया होगा तो वो आपका यहाँ पर बी रे बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपने बी लेना है। डी में रिफ्रैक्शन हो रही है, ए में एंगल इक्वल नहीं बन रहा आपको दिख ही रहा है, और सी तो सरफेस पे जा रही है, सी कब होता अगर यहाँ पर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता तो हम यहाँ पर लेते, तो ये वाली कंडीशंस में से एक कंडीशन कहीं ना कहीं तरह से आ सकती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया है। अब हम आ जाते हैं आपके पास ये, अ वॉल पोस्टर शोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिस्प्लेस्ड इन अ लेबोरेटरी, दिखाया गया है, तो गामा रे है, एक्सरे है, यूवी रेज है, और लास्ट में रेडियो है, तो क्या अ सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज बीन एक्सीडेंटली रिप्ड ऑफ फ्रॉम द वॉल पोस्टर, गिर गया है, विच पीस इज मिसिंग, कौन सा नहीं है इसके बीच में, तो अगर आपने ये ऑर्डर तो याद किया ही होगा, तो क्या करना है यहाँ पे, गामा है, एक्सरे है, यूवी है, यूवी के बाद कौन सा आता है, सबसे पहले ये याद रखो ताकि यहां से उनको उठा पाओ, विजिबल आता है, तो इसके बाद विजिबल आ गया, अब विजिबल के दो है, तो विजिबल के बाद, विजिबल के एक तरफ यूवी होता है उस तरफ इंफ्रा होता है, तो विजिबल के बाद उधर क्या है इंफ्रा, इंफ्रा के बाद माइक्रो और माइक्रो के बाद रेडियो, इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लर्न किया है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसको हम उल्टा भी लर्न कर सकते हैं, वहां से यहाँ की तरफ, रवि मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, तो रवि का कुछ भी ले लो, रवि मे आई विजिट योर का यू, एक्स और गर्लफ्रेंड का जी, तो ऐसे आपको याद रहेगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जब हम विजिबल लेते हैं तो इस तरफ यूवी आया और उस तरफ इंफ्रा आया, बाकी सीक्वेंस तो बहुत इजी है लर्न करना। ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ वेव इज यूज्ड टू सेंड टेलीविजन सिग्नल्स, अब जैसे टेलीविजन सिग्नल आएगा आपने फटाफट लिख देना है, क्या लिखोगे, अगर टेलीविजन बोलो तो इंफ्रारेड लिख दोगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा क्या है, टू सेंड टेलीविजन सिग्नल्स टू ए सैटेलाइट, जब सैटेलाइट की बात आ जाएगी तो सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स काम आती हैं, तो इंफ्रारेड है, लाइट वेव है, माइक्रो है, साउंड है, तो ऑप्शंस में आपको कौन सा चूज करना है, माइक्रोवेव्स, टेलीविजन सिग्नल को सेंड करने के लिए माइक्रोवेव्स यूज की जाती है, क्योंकि हमने सैटेलाइट को भेजना है, टेलीविजन सेट तक भेजना होगा तो इंफ्रारेड बिल्कुल ठीक था। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, पता है आपको कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स है, which row gives the nature of the image produced and an expression that is the linear magnification in that case। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेचर ऑफ द इमेज क्या बनती है, यहाँ पर जब हम मैग्नीफाइज ग्लास के लिए यूज कर रहे हैं तो मैग्नीफाइड ग्लास में लास्ट केस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उस केस में हमारे को वर्चुअल इमेज मिलती है, तो वर्चुअल इमेज हो गई, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, और वर्चुअल इमेज आपको पता है मैग्नीफाइड बनती है, तो एम का आंसर क्या होता है, लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय या हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो यानी हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी में आ गया नेचर यानी वर्चुअल, अगर चाहते तो इसके साथ में इरेक्ट भी दे सकते थे, वर्चुअल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, जैसे रियल और इन्वर्टेड होता है ऐसे ही वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो ये इरेक्ट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर इमेज की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर मैग्निफिकेशन का, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज वर्चुअल तो ये भी शो कर रहा था, लेकिन हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इस केस में, तो ये हमने इसको भी एमसीक्यू से ही लिया है। द फिगर शोज लाइट रेज पासिंग थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म, और आपको दिख रहा है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कौन सा वाला है, वैसे तो ये मतलब मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने, बट आपको दिख रहा है कि ये कौन सा है, इसमें 90 45 45 आ जाएगा, इक्विलेटरल पे कोई भी, तब भी हमारे पास यहाँ से ये सीधी रे आ रही है, जब तक पहली रे हमारे पास डायरेक्ट आ रही है
तो इट मीन्स ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का अगर हम केस लेते हैं तो वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 9 जा रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, 90 का आ रहा है तो 90 की डेविएशन हो रही है यहाँ से। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पर ये 45 हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 90 वाला है हमारे पास टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसको हम राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, जो 90 के अलावा दूसरा एंगल है, यानी यहाँ पर 45 है, इट मीन्स यहाँ पर 45 ही आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ भी 45, क्योंकि आई और आर तो सेम ही होना है, तो इट मीन्स 90 यहाँ से आएगा और सेम 90 ही हमारे पास यहाँ से भी आएगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा वो हमने देखना है। स्टेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट P, तो P पे कितना बन रहा है, तो यानी कि यहाँ से हो गया पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से पूछा। अब अगर नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है, जब हमारा एंगल मतलब जो लाइन होती है वो नॉर्मल के ऊपर ही लाई कर रही है, तो इट मीन्स आई वहां पर क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो आई इज इक्वल टू 0 डिग्री है। 90 नहीं लिखना, 90 सरफेस के साथ है, 90 इसकी सरफेस के साथ है, लेकिन नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो इसलिए वो 0 आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट आ गया, ड्रॉ द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट आर एंड लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। आर पर आपके पास कितना बन जाएगा, आपको बताया मैंने 45, फिर यहाँ पर 45 है तो इट मीन्स यहाँ भी 45 और 45 होंगे। तो किसी एक एंगल को तो जरूर आपने मार्क करना है, आइडियली हमें सारे एंगल्स मार्क करने चाहिए। तो आर पे जो एंगल बन रहा है दिस इज 45 डिग्री, और जो यहाँ पी पॉइंट पे बन रहा है दिस इज 0, आई 0 नॉट 90। Now, state 2 condition needed so that no light reflects from the glass into the air at the point Q. कोई भी लाइट जो है वो वापस नहीं जानी चाहिए। Q कहां पर आ रहा है हमारा, ये पॉइंट है Q, तो इससे हम चाहते हैं कि बाहर ना जाए। क्या कंडीशन होती है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हमारे ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 45 है, तभी तो हो रही है टीआर। तो उसकी पहली कंडीशन तो हमेशा यही होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in the rarer medium, वो होना चाहिए था। यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया, तो ग्रेटर देन का मतलब ये होगा कि सारी की सारी लाइट यही आ रही है। तो कंडीशन दूसरी क्या हो जाएगी, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन ये आ जाएगा, और पहला हो जाएगा कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर हम इक्वल लेंगे तो आपको पता है फिर R 90 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ टू प्रिज्म, टू ग्लास प्रिज्म दिए हैं आपको, दिस इज P एंड दिस इज Q। दोनों आपको दोनों के अंदर बताना है लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री, दिख रहा है आपको 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट 90 डिग्री पे हो रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 है। बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हूँ। द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज 42 है। अब यहाँ में क्रिटिकल एंगल 42 ही ऑलरेडी गिवन उसने दे दिया कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। वेयर डज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आकर, कहां पर होगी इन दोनों में से, P एंड Q, ओनली P, ओनली Q, नीदर P नॉट Q, कौन सा इसके अंदर हम पॉइंट ले सकते हैं, तो हमें वो मेंशन करना है। अब आपको पता है यहाँ से लाइट रे एंटर हो रही है, अंदर जाएगी, अंदर जाने का मतलब यहाँ से तो अनडेविटेड जानी है। जब तक आपकी लाइट रे सीधी आ रही है तो आई 0 है, तो इट मींस अनडेविटेड जाना है, अनडेविटेड जाएगा इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने 45 मेंशन नहीं किया हुआ है, जब 45 मेंशन किया तो इट मींस यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, 45 बनाएगा, और 45 बनाता हुआ ही नीचे भी जाएगा। इट मींस यहाँ से 45 बना ही रहा है, तो 45 आपका बन रहा है, और 45 आपको पता ही है 45 इज ग्रेटर देन 42, यानी अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इट मींस यहाँ पर TIR हो रही है, हमने चेक कर लिया। अब आते हैं दूसरे प्रिज्म की बारी, वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइट रे कहां से आ रही है। तो पेपर में तो आप स्केल से डायरेक्टली रख के कर सकते हो, यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगा, वैसे मुझे इसके थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहिए, यहाँ पर इस तरफ ये दिया हुआ है, तो इस लाइट रे को जब हम ऊपर लेके जाएंगे ये ऐसे आएगा, फिर ये थोड़ा ऐसे जाएगा, और उसके बाद ये फिर नीचे ही आएगा, यानी यहाँ पर भी आपके पास TIR होनी है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 45 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। यहाँ से भी ये बनेगा, बाकी आपको नॉर्मल शो करनी पड़ेंगी दोनों तरफ से, तो आपके पास एंगल फिर भी यहाँ पर भी 45 ही बनेगा, यहाँ पर भी 45 का एंगल, यानी TIR होगी, दोनों में ही TIR होनी है। थोड़ा सा आपको ध्यान से रे बनानी पड़ेगी, और लाइन को रे बनाने के लिए जब तक आप एरो मार्क नहीं करोगे कोई मार्क्स अवॉर्डेड नहीं होंगे। तो इट मींस प्रिज्म P में भी हो रही है, प्रिज्म Q में भी हो रही है। गिवन ऑप्शंस में से हम इन P प्रिज्म एंड Q प्रिज्म दोनों के अंदर करेंगे, जो भी हमारे को ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने करेक्टली ध्यान से चूज करना है। इन दिस क्वेश्चन लाइट रेज आर डेविएटेड बाय द प्रिज्म, आपको दिख रहा है द डेविएशन एंगल को दे हैव डिपिक्टेड बाय अल्फाबेट D इज मेजर्ड फॉर लाइट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। ज्यादातर आपको पता है यही देते हैं हमें एक्सट्रीम्स। विच ग्राफ ऑफ D अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं
फ्रीक्वेंसी ऑन द एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमने डी एंगल लिया है। तो इन चारों में से कौन सा हमारे पास ग्राफ जो है वो इस चीज को करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है। तो पहले हमें यहाँ थोड़ा सा रिलेशन समझना पड़ेगा कि कौन सी लाइट हो सकती है। उसने ब्लू और रेड को कंपेयर तो हमें बोल दिया। अब आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी एफ और लैम्डा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है लैम्डा किसका ज्यादा है, जिसका लैम्डा ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी कि हम ब्लू के लिए बोलते हैं कि ब्लू का क्या आ जाता है आपके पास, मतलब वॉयलेट कलर के लिए ब्लू लिख लो, इसके लिए आपके पास लैम्डा होता है कम, लेकिन फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ज्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी उसकी डेविएशन क्या हो जाएगी ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा जो होती है डेविएशन वो वॉयलेट की ज्यादा होती है और रेड की कम होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, आप डायरेक्टली लैम्डा से ये ले सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जहाँ प्लॉट किया है ये फ्रीक्वेंसी, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी और इसका कॉम्बिनेशन हमें निकालना पड़ा। अदर देन वेवलेंथ हमें फ्रीक्वेंसी देखना पड़ा। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये, अब इसमें से कौन सा ग्राफ है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये इंक्रीज आ रहा है, ये भी इंक्रीज आ रहा है, बिल्कुल मतलब जहां उसी साइड में रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो नहीं आएगी। तो अब ये और ये है, अब इसमें से पहले किसका आएगा, हमें क्या पता है अभी यहाँ पे कि वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा है, तो यानी कि रेड का कम है, तो रेड का कम है और वॉयलेट का ज्यादा है, तो रेड से वॉयलेट की तरफ जाना चाहिए, यानी इसके अंदर डी ग्राफ आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो चूज किया होगा आपने, पहले से क्वेश्चन देखा होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। Now next आ रहा है, diagram shows a triangular prism used for tracing the path of ray AB due to refraction through the prism, जैसे हम normally experiment में भी करते हैं। Observe the diagram and answer the following. State the correct eye position from the points P, Q, R, S. ये P, Q, R, S इनमें से बताना है आपने, इन्हीं पॉइंट्स में से बताना है। To see the images of the points A and B in the same line, मतलब जो आपने जैसे पेन लगाए हैं, आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो ये A और B है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। तो आपको पता है आप अपनी आई पोजीशन कहाँ रखते हो जहां से आपको वो दिखाई दे जाए। तो पहला आ गया इन द सेम लाइन टू द प्रिज्म, तो हमें कहाँ पर लेके जाना है इसको। अगर हम चाहते हैं कि दोनों एक लाइन में आ जाए तो आप प्रिज्म को इस तरह से रखते हैं और प्रिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से जो भी लाइट रे आ रही है, जैसे ए और बी आ गई यहाँ तक ये आई, इसके बाद हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो नीचे वाली सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एंगल हमारा TIR ही होने, तो हम इधर से क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उनको स्ट्रेट लाइन में लेना है। तो हमें बस ये देखना पड़ेगा इस तरफ कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा शो करना है कि हाँ जी ये लाइन जो है वो क्यू, हम इधर से देखेंगे और फिर हम पिन लगाते हैं और फिर ये सारी एक लाइन में आती है। अगर आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको इसके बारे में पता है। तो इस केस में हमारी आई पोजीशन जो है वो क्यू पर आनी चाहिए, हमने इतना लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे दूसरा पार्ट भी इसके अंदर है, इफ द रे आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म, अंदर आ गई है, सफर्स TIR, अगर TIR हो रहा है देन विच वुड बी द एप्रोप्रिएट पोजीशन आउट ऑफ PQR में से या S में से टू सी द इमेज ड्यू टू TIR। अब TIR हो रहा है यानी कि लाइट अंदर आ रही है, तो मैं इसे बना रही हूँ, लाइट अंदर आया, लाइट के बाद ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब TIR करनी है तो हमें पता है कि बराबर होगा, तो ये और ये एंगल बराबर आने के लिए ये ले यहाँ जानी है, यहाँ जाने के बाद अब वो बाहर जाएगी। अब बाहर जाएगी तो इनमें से कौन सा पॉइंट हो सकता है जो हमारे को दिख सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी और आगे एक्सटेंड करूंगी तो मुझे दिख जाएगा कि ये एस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जहां हम चाहते हैं वहां होने को RS दोनों के बीच में कोई भी सकता है, बट आप स्केल से या एग्जैक्टली थोड़ा मेजर करने की कोशिश करेंगे तो एस ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। एस कब है, जब TIR हो रही है, यानी कि लाइट, आपको मेन रूल्स याद रखने हैं कि TIR हो रही है इसलिए लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस गई और बाद में बाहर निकली है, और यहाँ पर जो है ये चीज आ रही है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट आ जाएगा पहले वाले के लिए, और TIR के लिए हमारे पास R और S में से दोनों आ सकते हैं, वैसे S ज्यादा करेक्ट है। These are the two graph related question. Figure A shows डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब आपको पता होना चाहिए जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा तो इसको देख के हम क्या पता लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट के साथ आपके पास टाइम है, इट मीन्स उससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस का ही ग्राफ होता है तो उससे हमें वेवलेंथ मिलती है। तो ये याद रखना है। तो वाई एक्सिस में दोनों में डिस्प्लेसमेंट ही है, तो पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है यहाँ पर ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेव्स के लिए ये गिवन है कि वेलोसिटी इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड। अब पहले में आपको टाइम गिवन है और बी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस है, ये चीज इसके अंदर आ गई। वी हमें गिवन है। इन ईच केस यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। आपने बहुत सारे मुझे डाउट्स वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ा। अब यहाँ से फर्स्ट ग्राफ को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, तो इस ग्राफ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है,
y पे दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, आपने x को देखना है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, एक साइकिल कितनी देर में पूरा हो रहा है, तो कितना आ गया 0.10। तो 0.10 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें से। 0.10 का मतलब अगर इसको डेसिमल हटा देते हो तो कितना हो गया, एक जीरो हट जाएगा, यानी कि 1/10। तो 1/10 इट मीन वही आ गया ना 0.1, लेकिन हर्ट्ज में ले लिया हमने, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। वैसे डेसिमल्स में ज्यादा बेटर रहता है। नाउ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी नो द फॉर्मूला, v का वैल्यू उसने 20 गिवन किया है, तो v इज इक्वल टू 20, f इस केस में हमारे पास 1/10 आया, तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 10, इट मीन कितना आ गया आपके यहाँ पर। और ये याद रखना किस में यूनिट दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में होता तो हमें क्या देना पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ओरिजिनली हमारे पास किस में आ रहा है ये देखना जरूरी है, सेकंड्स में आ रहा है, इट मीन हर्ट्ज में आ रहा है, तो 1/10 हर्ट्ज में आया, तो इट मीन यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करा आपने, तो लैम्डा इज इक्वल टू 200 आपके पास आ गया। और जो यूनिट आपने लिया है, जैसे हमने यहाँ पर मीटर ही रखा क्योंकि हर्ट्ज हमारा ऐसा यूनिट है, सेकंड में लिया तो ये मीटर है। अब अगर इस ग्राफ पे आपके पास डिपिक्ट होता यही वाली चीज, यहाँ ये भी ऑलरेडी मीटर में है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस है, y डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्टेंस है, यानी वेवलेंथ निकलेगी। वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, हम या तो क्रस्ट ले लें या फिर ट्रफ ले लें, लेकिन क्रस्ट का डिस्टेंस भी उतना ही होता है जितना वेव पे आ रहा है अगर आप ओरिजिनली देखोगे, लेकिन हम 0.5 और वहां पर 2.5 ले लेंगे तो माइनस करेंगे तो आपके पास वहां से एक वेवलेंथ निकल जाएगा। इट मीन वहां से लैम्डा आपके पास कितना आ रहा है, उस ग्राफ को आप देखेंगे तो डायरेक्टली वेवलेंथ निकलेगी। और वेवलेंथ कितनी आ रही है आपके पास 2.5 और -0.5, इट मींस 2 मीटर आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। वेवलेंथ आ गई, फिर से हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में इन वैल्यूज को डालेंगे। v हमारे पास 20 गिवन है, लेकिन इस केस में लैम्डा गिवन है और f हमने निकालना है, तो f कितना आ जाएगा यहाँ से, f इज इक्वल टू 20/2, इट मीन यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 आ गया। और फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में होती है, तो यहाँ पर 20 मतलब 2 मीटर और 10 हर्ट्ज आ गया। यहाँ पर 200 मीटर आपके पास 1/10 या 0.1 हर्ट्ज आ गया। जितने भी आंसर्स आपके पास निकलेंगे वो डेसिमल में ही देने हैं, आप इसको डेसिमल में ही रहने दो, डेसिमल में ही गिवन था, सिर्फ रीड करो, डेसिमल में ही दे दो। कभी भी फ्रैक्शन में आंसर आप छोड़ोगे तो आपका एक नंबर डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने जितने भी हैं। अब यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कितने बन रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं कि कितने हमारे पास आ सकते हैं अलग अलग पोटेंशियल। कटिंग तो हो रही है, तो ये तो हो गया, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको वी ले लेते हैं, वी पोटेंशियल से हमने स्टार्ट कर दिया, वी आ गया। अब जहां से पहली कटिंग हो रही है, जहां जहां वायर कटती जाएगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते जाएंगे, तो इट मींस यहां से हमारा V1 स्टार्ट हो गया। अब V1 यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये पैरेलल कटिंग हमारी यहाँ तक जा रही है, तो एक हमने स्टार्ट किया तो इट मींस वहां तक हमारा V1 ही होगा। इट मींस V1 के अंदर ये दोनों आपको दिख रहा है, यहाँ पर कटिंग हो रही है, यानी ये दोनों पैरेलल में है। इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, दूसरा पोटेंशियल यहाँ एक और आपको कॉम्बिनेशन मतलब जंक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये V2 हो जाएगा, ये V2 हो गया। अब यहाँ से उधर तक ये पूरा का पूरा V2 रहेगा, और लास्ट वाला जो है फिर उसको हम छोड़ भी देते हैं या उसके अंदर गिन भी लेंगे, तो हमारा लास्ट में आके V3 ले लो, या अभी उसमें आ जाते हो। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो V से V1 बनना है, फिर V1 से V2 बनना है, और फिर V2 से ऑनवर्ड जो भी आप ले जाओ, आगे V3 ले सकते हैं आराम से, यहाँ पे मेंशन कर दो कि हमारा V3 हो गया, तो V2 से V3 हो गया। अब इन तीन में हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, कौन कौन से रेजिस्टर्स है, पहले उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। तो पहले केस में तो आपको दिख ही रहा है कि V से V1 के बीच में सिर्फ 3 ओम का एक रेजिस्टर तो हमने लिख दिया। अब V1 से V2 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 है, 4 के साथ 2 ओम जो है वो पैरेलल में है। अब इसके साथ आपको साथ में ये V1 है, ये V2, तो हम V1 से V2 जा रहे हैं, V1 से V2 मींस यहाँ तक, तो इसमें 4 2 और ये वाला 4 तीनों ही पैरेलल में आ रहे हैं, तो इट मींस यहाँ का कॉम्बिनेशन के लिए हमारे को 4 पैरेलल में 2 पैरेलल में फिर से 4, ये कॉम्बिनेशन अभी निकालना है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। और फिर उस तरफ वाले में भी आपके पास 4 ओम आ रहा है, तो इन दोनों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बीच वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के 1/RP, और 3 के लिए हम मल्टीप्लाई प्लस वाला नहीं नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आ गया, 1 + 2 + 1, इट मींस 4/4, फिर से हमारे पास आंसर आ गया 1। अब इसका इक्विवेलेंट कितना निकल रहा है, इजीली दिख जाएगा आपको, 3 आ रहा है यहाँ से वाला, फिर आ गया V1 से V2 1, और फिर वहां से आ गया 4, तो कितना हो गया 4 और 4 8,
तो 8 है और हमने ये क्या निकाले हैं, अभी रेजिस्टेंसेस निकाले हैं, तो 8 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब ये तो इसका एक पार्ट था, क्वेश्चन का एक पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा ही नहीं है उन्होंने, चूज करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट के लिए आपको फिर से करंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V यहाँ पर 6 वोल्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल पूरे सर्किट में 6 वोल्ट आ रहा है, तो 6 आ रहा है। अब V की जगह पे हम 6 लगा देंगे और रेजिस्टेंस हमारे पास अभी भी कितना आया, 8 आया, तो 6 डिवाइडेड बाय 8, इट मींस यहाँ पर 0.75, और क्योंकि करंट है तो एम्पियर। तो आपको गिवन वैल्यूज थी, नहीं भी होंगी तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें 4-5 रजिस्टर लिया और मोर देन 5 वाले आपको पेपर में आते नहीं है, बट 5 तक वालों की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ ये बताना जरूरत है, जहां जहां वायर कटेगी, मतलब आपको दिख रहा है कि दूसरा वहां से पॉइंट दूसरी तरफ जा रहा है, करंट डाइवर्स हो रहा है, तो इट मींस वहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होने के लिए आपको पैरेलल में लेना पड़ेगा। हालांकि पैरेलल में आने के बाद उनका एक ही रहता है, वोल्टेज सेम ही रहता है, आपको पता है पैरेलल में, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज है, इसलिए। नाउ इन दिस सर्किट डायग्राम ये गिवन है हमें, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, मींस हमें ए और बी पे रेजिस्टेंस निकालनी है। अब पहले ये देखना है कि हम कहीं भी एक से स्टार्ट करें तो यहाँ पर इजी कॉम्बिनेशन कहाँ बन रही है, दोनों आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इट मींस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ इसके साथ आ रहा है, इट मींस यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ये सीरीज है। फिर ये दोनों, इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा और इसका ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इनके साथ ये सीरीज में आएगा, लेकिन उसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा। तो आपको ये देखना है, जहां आपके पास ये जंक्शंस आ रहे हैं, जहां से वायर कट रही है, यानी कि पाथ डेविएट हो रहा है, वो वाला निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए पहले हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, बिटवीन ई एफ। तो हम पहले इनर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बिटवीन ई और एफ के बीच में, और ई और एफ के बीच में आपको यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना आ गया 100 इन पैरेलल विद 25। तो कैलकुलेशन के लिए 1/100 प्लस 1/25, इट मींस 100 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 4 इट मींस 5/100, इट मींस 1/20। ये आंसर किसका है, आर पैरेलल का। ये गलती नहीं करना कि 1/20 छोड़ देना, आर पी को 20 लाना है। अब यहां तक ये तो इस कॉम्बिनेशन का 20 आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बना नहीं सकते, वैसे बनाने चाहिए। अब 100 यहाँ पर इसके साथ सीरीज में है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ तक का मतलब डी तक का कितना हो जाएगा 100 और प्लस यहाँ पर 20, यानी ये 120 ओम आ गया इस डी तक। अब इस डी को अगर हम एफ डी, मतलब हमने ये एफ डी के बीच में निकाला है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन एफ डी जो है वो यहाँ तक ये 120 बन रही है, लेकिन ये 120 है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी पैरेलल में 120 है, तो इट मींस 120 इन पैरेलल विद 120 ओम आ रहा है। तो फिर आपको 120 तो वैसे तो पता है, चलो करो 120 और 120, इट मींस 120 आ जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, इट मींस 1/60 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इट मींस यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये कितना हो जाएगा 60 ओम आ गया। इट मींस यहाँ तक का अब 60 आ गया, कहाँ तक का, एफ डी तक का, इसमें हम इसको पैरेलल को ले चुके हुए हैं। अब ये 60 और इसके साथ ये कितना आ रहा है फिर से सीरीज में, तो 100 + 60 इट मींस कितना हो गया 160 ओम, यहाँ तक का टोटल हो गया। अब 160 ओम और इसके पैरेलल में यहाँ क्या दिख रहा है 40। तो अब हम लास्ट आ रहे हैं इनके बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में। तो रेजिस्टेंस बिटवीन सी और एफ के बीच के लिए हमें क्या है, ये पूरा हम 160 निकाल चुके हैं, मींस 160 इन पैरेलल विद 40। तो अब क्या करना है आपने, 1/RP, यहाँ पर थर्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1 ले चुकी हूँ, मतलब 2 हो गया, ये थर्ड ले लेते हैं। तो 1/160 प्लस 1/40, इट मींस क्या आ जाएगा 160 + 4 4 16 है, तो 5/160। फिर हमने रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना, 160 डिवाइडेड बाई 5, इट मींस कितना आ जाएगा 5 3 15 और 10 बच रहा है, 5 2 तो आपका लास्ट में आंसर जाके कितना आ रहा है 32 ओम। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें एंड देना है, तो वो आर ए और बी के बीच में देना है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी है, वो हमारे पास अब जाके लास्ट में आया है, दिस इज 32 ओम, ये आएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो सारे क्वेश्चंस मैंने उन्हीं से लिए हैं जो मैक्सिमम मार्क कैरी करने वाले चैप्टर हैं आपके स्टार्टिंग वाले। 25 मार्क्स कौन कैरी कर रहा है, लाइट 25 मार्क्स कौन कर रहा है, यूनिट 1, तो वो आपने कर लिया इसके अंदर, मैंने ज्यादातर उसी के लिए। अब इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी नहीं कर पाएंगे, बट एक क्वेश्चन मैं इसका छोड़ नहीं पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो फिगर शोज मैग्नेटिक कंपास नीडल अलाइनिंग विद द, किसके साथ है, ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ। हमें दिया नहीं है कि नॉर्थ का है साउथ का है, लेकिन दिखा दिया कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है।
व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हमने इसको थोड़ी दूर रखा तो पॉइंट के जो है वो आपको दिख रहा है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड के आ रहा है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछना पहले तो ये देख लो यहाँ से करंट कैसा जा रहा है। आपको करंट मैंने सिखाया है कैसे देखना है, आपने इसको रखा किसी भी पेन या गोल चीज पेंसिल जो भी आपके पास है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से घूम के आ रहा है, यानी आप इसको घुमाएंगे, इसको घुमाते घुमाते अपनी तरफ लेकर आओगे तो आपको क्लियरली आगे से यहाँ व्हाइट टर्मिनल पे जो भी है वो दिख जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो नॉर्थ आ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। When the compass needle is brought to point K तक हम उसको लेके आएंगे, which pole of the needle experiences a repulsive force? अब नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल को रिपेल, नॉर्थ पोल को मतलब कौन सा पोल रिपेल कर सकते हैं? सिमिलर ही करेगा, यानी नॉर्थ ही करेगा। तो इट मीन्स वाई फेज पे हमारे पास करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए वहां पर नॉर्थ पोल आया है और नॉर्थ पोल ही उसको कम कर सकता है। इट मीन्स जो उसका पास वाला पोल है वो हमारा नॉर्थ आ जाएगा। तो हमने दिखाना है द नीडल विल फेस रिपल्सिव फोर्स ओनली, अगर वहां पर भी नॉर्थ पोल ही जाएगा तो इस पोल पे नॉर्थ आएगा तभी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये हमने दिखाना है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड of this solenoid be increased without adding more turns to the coil। जो कि ज्यादातर स्टूडेंट ये लिखते हैं कि by adding number of turn, बट वो कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न आपने नहीं इंक्रीज करनी, तो क्या करके कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट और बाय, ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रियोस्टेट। तो यानी हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे या करंट को इंक्रीज कर देंगे, वो भी उसी से ही होना है, या फिर हम बैटरी को भी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द सोलेनॉइड और बाय इंक्रीजिंग द करंट, ये हमारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न उसने खुद ही कैंसिल कर दिया, आपको लिख दिया कि विदाउट एडिंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स टू द कॉइल, तो ये पॉइंट उसने लिख दिया। विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो। होप यू लाइक द क्वेश्चंस गिवन बाय मी। मैं कह सकती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, पर 100% गारंटी नहीं दे सकती। मुझे डिसअपॉइंट मत क्या करो कि मैम आपके प्रेडिक्टिव वीडियो का एक क्वेश्चन नहीं आया। कैसे नहीं आता पता नहीं, आप लोग पेपर देकर आते हो या कोई और यूट्यूबर बीच में आके ये लाइन लिख रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि मैम पूरा पेपर आ गया, आपने पेपर देखा था, आपको पेपर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? और कुछ लिखते हैं वहीं पे कि मैम ज्योग्राफी में तो कुछ आया ही नहीं, कुछ लिख रहे हैं बहुत आया, पता नहीं वो स्टूडेंट पेपर देकर आते हैं या नहीं देकर आते हैं। चलिए खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल विद योर जूनियर्स। अब आपके जाने का टाइम आ रहा है, नए लोगों को आने दो। थैंक यू।